Now we will discuss very important operational amplifier application, that is instrumentation amplifier. इन द इंडस्ट्री हम बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो बहुत लो वैल्यू के सिग्नल्स होते हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, मिली वोल्ट्स के अंदर लाइक वोल्टेजेस होते हैं। तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए, इनकी सिग्नल कंडीशनिंग कैसे की जाए, इनको काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो अब थर्मोकपल क्या होते हैं, ये टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर्स होते हैं। ये टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मिली वोल्ट जनरेट करते हैं, मिली वोल्ट्स। इनमें जो है इस तरह से आपने पढ़ा भी है कि टू डिफरेंट मेटल्स को, टू डिसिमिलर मेटल्स को अगर आप एक ज्वाइन कर लें और एक तरफ अगर आप उसको हीट करें तो दूसरे एंड पे आपको ना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, सेंसर्स सारे ना उनकी थ्योरी, तो ये उसके अंदर हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी ये ओपैम्प यूज़ होता है 741, ठीक है। इसमें जो है ये सारी चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी गेन बहुत हाई होती है, दो इनपुट्स होती हैं इसकी, प्लस और माइनस, और एक आउटपुट होती है। इसकी इनपुट इम्पिडेंस जो है वो हाई होती है और आउटपुट इम्पिडेंस लो होती है। अच्छा, दो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी मशहूर है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो इनपुट दी होती है आपने जो है वो रेजिस्टेंस को दी होती है, इन्वर्टिंग जो टर्मिनल से जो कनेक्टेड होती है, और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड होता है। जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें आपने जो इनपुट होती है वो अपनी प्लस को दी होती है, नॉन इन्वर्टिंग को, और आपने जो रेजिस्टेंस होती है उसको ग्राउंड किया होता है इन्वर्टिंग के ऊपर। और इन्वर्टिंग का क्या हमने फार्मूला पढ़ा था, -R2/R1 × V in, और नॉन इन्वर्टिंग का हमने पढ़ा था 1+R2/R1 × V in, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ड्राइव भी देख लेते हैं कैसे ड्राइव होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसकी डेरिवेशन पे। तो हमें पता है कि ओप एम्प के अंदर या बाहर ना करंट जाता है ना करंट आता है, ठीक है। तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है वी इन से आगे, उतना ही बारह बार ऊपर से जा रहा है, यानी इसको मैं यूँ समझा रहा हूँ कि बारह बार है, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है आगे। अब ये करंट की डेफिनेशन आप सॉरी इसकी ओहम्स लॉ के तहत कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन, तो आई होगा V/R, डिफरेंशियल वोल्टेज। V क्या होगा, V इन माइनस दिस वोल्टेज V1 - V2/R, V इन माइनस V2 कितना है आपका, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है कि आपने प्लस को ग्राउंड किया हुआ है। जो वोल्टेज प्लस पे होता है वही वोल्टेज माइनस वाले पे होता है। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो V इन -0/R1, ये देखें V in -0/R1 इक्वल टू ज़ीरो माइनस V out/R2, ज़ीरो माइनस V out/R2, ठीक है। तो ये इस तरह से करंट हमने निकाले हुए हैं, दो करंट्स हमने निकाले हैं और उनको इक्वेट किया हुआ है, और वहाँ से हमने फिर एक्सप्रेशन इसका निकाला V out/V का -R2/R1। तो ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी है, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, सेकंड वन इज़ नॉन इन्वर्टिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आप इनपुट कहाँ देते हैं, प्लस वाले पे देते हैं, तो जो इनपुट आप प्लस वाले पे देते हैं वही माइनस वाले पे अपीयर हो जाती है। तो वी इन इधर 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 भी वी इन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, और ये ग्राउंडेड है। अच्छा, अब करंट हमको किस तरह से ले रहे हैं, हम लेफ्ट साइड को करंट ले रहे हैं कि वी आउट माइनस वी इन, या वी एक्स इसको यहाँ पे ये बोल रहा है, वी एक्स बेसिकली वी इन के बराबर है। देखें वी एक्स इक्वल टू वी इन, तो आई क्या होगा आपका, पहले वाला ये वाला आई, ये होगा Vx - 0/R1, Vx - 0/R1। और ये वाला आई क्या होगा, Vout - Vx/R2, Vout - Vx/R2, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लें। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसको फिर सॉल्व आपने करना है, मैथमेटिकल है, लीनियर अलजेब्रा का काम होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है वी आउट इज़ इक्वल टू वी इन इंटू 1+R2/R1, या R2/R1+1। अब पीछे वाले में क्या था कि जो आउटपुट थी वो नेगेटिव के साथ आ रही थी, इन्वर्टेड थी। और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा कि आउटपुट आपकी सेम फेस में होगी, मैग्नीफाइड आउटपुट आपको मिलेगी। कितनी मैग्नीफिकेशन होगी, इस रेजिस्टेंस की रेशो की वजह से, यानी R2/R1 पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अब हम जाते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ स्टेप बाय स्टेप। अब अगर देखें इसमें भी अगर हम नोट करें कि एक टर्मिनल पे हम इनपुट देते थे और दूसरा ग्राउंड किया होता था इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में भी हमने प्लस पे इनपुट दी हुई थी, माइनस वाले को यहाँ से हमने ग्राउंड किया होता। व्हाट इफ़ यू हैव टू वोल्टेजेस, कि आपके पास दो वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज है आपके पास और यहाँ भी वोल्टेज है आपके पास, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, देखिए यहाँ आपने वोल्टेज लगा दिया V1 और यहाँ पे आपने वोल्टेज लगा दिया V2।
तो V1 आपने लगाया इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और V2 के साथ आपने दो रेजिस्टेंस लगाई हैं, एक इस टर्मिनल से ग्राउंड कर दिया है और दूसरी सीरीज़ में लगा दी है, सीरीज़ रेजिस्टेंस, और ये ग्राउंड आपने कर दिया, अगर शंट कर दिया, इसको शंट भी बोलते हैं, शंट करना। पैरेलल पाथ देने का मतलब क्या होता है, शंट करना, यानी R2 जो है वो R1 और V2 के साथ पैरेलल में है, शंट है, तो इसको शंट कहते हैं, शंट। ये शंट की हुई है आपने R2। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप इस पर KCL अप्लाई करो, ठीक है। अब आप ये वोल्टेज निकालो कि ये वाला वोल्टेज कितना होगा, जो कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप निकाल सकते हैं ना, कि R2/R1 + R2 × V2, ठीक है। वही वोल्टेज आप इधर रख दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका V2 की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जितना करंट V आउट से इधर जा रहा है, उतना करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उन इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करो तो आपके पास एक रिलेशनशिप बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सारा, ठीक है। यानी पहले आप ये वोल्टेज निकालो, ये वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल के तहत निकलेगा। तो जो वोल्टेज ये होगा Vx कह लें इसको आप, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो ये वाला करंट आप निकालें Vx माइनस वी आउट ओवर R2, और फिर Vx माइनस V1 ओवर R1 करके ये वाला करंट निकालें, ठीक है। और इन दोनों को क्या करें, इक्वेट रखते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें आगे, इसको वो बाकायदा ड्राइव कर रहा है, ठीक है। आई क्या है, V1 माइनस Vx ओवर R1, V1 माइनस ये वाला करंट, इसको चलें इसकी डेरिवेशन देखते हैं ये कैसे कर रहा है, V1 माइनस Vx ओवर R1, और दूसरा आई क्या होगा, Vx माइनस V आउट ओवर R2, ठीक है। इन दोनों को उसने इक्वल रखा, ठीक है। और इक्वल रखने के बाद V1 माइनस Vx ओवर R1, Vx माइनस V आउट ओवर R2, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो फार्मूला निकाला, जो है फार्मूला आगे वो निकाल रहा है Vx की फॉर्म में, Vx इंटू 1/R2 + 1/R1 करके। अच्छा, और इसमें फिर जो है फर्दर इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि Vx की जगह देखें वो फर्दर पुट कर रहे हैं R2/R1 + R2 × V2, R2/R1 + R2 × V2, ठीक है। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला बन रहा है। तो इसमें अगेन इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन उसने की हुई है। इसने क्या किया हुआ है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल कर दिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, कि इसका जो फार्मूला है कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हम इक्वल रख लेते हैं, और ये जो फीडबैक वाली और ये शंट वाली रेजिस्टेंस है इनको इक्वल रख लेते हैं। फिर हमारा फार्मूला सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ बन जाती है R2/R1 × V2 माइनस V1, पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला कौन सा है आपका V2 माइनस V1। तो यहाँ से आपका V आउट आ गया R2/R1 × V2 माइनस V1। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आनी चाहिए, कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसको आपने जो है वो कैसे उसका जो ये रिलेशन है निकालना है। तो बेसिकली सिंपल है, आप किरचॉफ करंट लॉ ही लगा रहे हैं इसमें, बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया है, बाकी किरचॉफ करंट लॉ लगाया आपने, यानी सम ऑफ ऑल द करंट्स entering a node equal to 0, algebraic sum of all currents entering a node equal to 0, algebraic sum of all the currents leaving a node equal to 0, या current entering a node equal to current leaving the node। तो ये सिंपल KCL है, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि आपको आना चाहिए, आपकी बेसिक किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये मस्ट चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, हर सूरत में ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दीज आर कंपल्सरी टू, कि आपको ये आए, ताकि ये जो इस तरह के आसान से एनालिसिस हैं, ठीक है, ये आप फटाफट कर लें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बफर की। ये सारी हमने कुछ हद तक कुछ पहले भी डिस्कस कर ली हैं, अब ये इसमें आपके मज़ीद रिवाइज हो रही हैं। आप नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें आउटपुट के साथ, और इनपुट पे वोल्टेज दे दें प्लस पे, तो वी इन इज़ इक्वल टू वी। अब होगा क्या कि वी आउट इज़ इक्वल टू वी इन, यानी यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी वो वी इन के बराबर मिलेगी। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं कि ये वहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे जहाँ हमारी रेजिस्टेंस जो है आगे वो कम है। रेजिस्टेंस देखें, ये हमेशा हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट की इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम इसलिए होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम वोल्टेज फैच कर ले, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज, ये एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल है, R1 और R2 में वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है। R2 मैक्सिमम वोल्टेज कब फैच करेगी, जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, यानी अगर आपकी R2 इनफाइनाइट है यानी ओपन सर्किट है, तो उस पर कितना वोल्टेज आता होता है, सप्लाई वोल्ट पूरे का पूरा उस पर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना वो फैच कर लेगा। ये प्रिंसिपल आगे आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में देखेंगे यूज़ होता हुआ।
अच्छा, अब उसकी थोड़ी सी समरी है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर हमने जो है, अच्छा ये ज़रा नोट करें कि अब एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसमें क्या करेंगे, वी इन के साथ एक नॉइज़ अगर ऐड हो जाए, नॉइज़ वाला वोल्टेज जो है अगर ऐड हो जाए तो क्या होगा, आउटपुट पे आपका नॉइ वी इन प्लस वी नॉइज़ दोनों एम्पलीफाई हो जाएंगे। यानी जो आउटपुट होगा वो उस पर नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाएगी, यानी शोर भी, जो अनवांटेड सिग्नल है ना, वोल्ट ये अनवांटेड सिग्नल होता है नॉइज़, हमने इसको फ़िल्टर करना है, इसीलिए फ़िल्टर बनते हैं, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ़िल्टर पढ़ेंगे। तो ये तो नॉइज़ भी एम्पलीफाई कर रहा है, तो ये तो नहीं ठीक काम कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है नॉन इन्वर्टिंग है, उसमें अगर आप वी इन दें और उसके साथ नॉइज़ ऐड हो जाए वी इन इनपुट पे, तो वो तो आउटपुट पे भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इनपुट पे भले नॉइज़ आ जाए लेकिन आउटपुट पे नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अब हम डिस्कस करें कि नॉइज़ वोल्टेज एम्पलीफाइड विद बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल ये नॉइज़ थी, ये एटमॉस्फेयर से आ रही थी, एम्बियंस से कहते हैं, एम्बियंस से आ रही थी, एटमॉस्फेयर से आ रही थी, तो ये दोनों वोल्टेजेस में क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। यानी V1 में ऐड होगी तो V2 में भी ऐड होगी, एक साथ ही होगी ना, दोनों को इफेक्ट करेगी। तो जब ये दोनों में ऐड हो जाएगी और डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपने लगाया हुआ है, तो क्या होगा, V2 प्लस वी नॉइज़ माइनस V1 प्लस वी नॉइज़, ये वी नॉइज़ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट क्या रह जाएगी, जस्ट V2 माइनस V1। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कि जो कि डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा इनके आपस में, एब्सोल्यूट को नहीं देखेगा, वो एब्सोल्यूट में नॉइज़ ऐड हो रही है तो उसको नहीं वो देखेगा, वो डिफरेंशियल वोल्टेज को जो है वो एम्पलीफाई जो है करेगा। तो वी आउट इज इक्वल टू R2 और R1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये आपका है कि नॉइज़ वोल्टेज इज़ नॉट एम्पलीफाइड एंड हैज़ बीन इफेक्टिवली एलिमिनेटेड, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि हाउ डिफरेंशियल एम्पलीफायर रिमूव्स द नॉइज़, ठीक है। तो उसमें आपने इसको सारा एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसकी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आ सकती है। तो ये प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ प्रैक्टिकली जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब कॉमन मोड वोल्टेज, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है। और आपसे जो इंटरव्यूज़ होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट में, उसमें ये क्वेश्चन जो है मेरे से भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे, आप यूँ समझ लें कि ये पूछा जाना है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होती है ओप एम्प की, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होती है। अच्छा, अगर V1 इज इक्वल टू, ये V1 V2 का इन्वर्टिंग, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है आपका ना, सिंपल R2 और R1 इंटू V2 माइनस V1, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है वो सोर्स आप ऐड कर दें जो कि दोनों में कॉमन हो, जो जिस तरह की ये नॉइज़ है, तो इसमें क्या होगा, आपकी इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें हम आगे देखते हैं। व्हेन V1 इज इक्वल टू V2, V आउट इज इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, when the same input voltage is applied to both input terminals for an op amp, the op amp is said to be operating in common mode configuration। तो ये common mode आपकी configuration होगी, इसको common mode configuration बोलेंगे। since the input voltage applied is common to both inputs, it is referred to as common mode voltage, VCM or ACM। so VCM can be AC DC or a combination of AC and DC। अच्छा, ideally an op amp amplifies only differential input voltage, thus no common mode output voltage should appear at the output। तो आउटपुट पे आइडियली, चूंकि BCM इधर भी आ रहा है, BCM इधर भी आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, आइडियली तो ये ज़ीरो होगा, आउटपुट पे नहीं अपीयर होगा, ज़ीरो होगी इसकी आउटपुट, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर हो जाता है, ठीक है। माइक्रो के अंदर अभी हम कैलकुलेट करेंगे। Thus, no common mode output voltage should appear at the output due to imperfections within an op amp। op amp के अंदर जो imperfections होती हैं उसमें ये लिखते हैं कि V नॉट वी सी एम, वी नॉट सी एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आपको जो V नॉट होगा ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो ज़ीरो ही हो, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो उसमें आते हैं हमारी कॉमन मोड वोल्टेज गेन। कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो V नॉट सी एम, कॉमन मोड सी एम, और V सी एम, इसको कहते हैं कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ये आपकी जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। आइडियली ACM ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कॉमन मोड वोल्टेज गेन आपकी आइडियली क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ये V आउट ज़ीरो होगा ना, तो आपका जो VCM ACM होगा गेन, A फॉर गेन, तो कॉमन मोड गेन आपकी ज़ीरो होनी चाहिए आइडियली, लेकिन ये होती नहीं है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CMRR।
तो सी एम आर आर इज इक्वल टू ए डी ओवर ए सी एम। ए डी क्या होती है? डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, यानी जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस हैं वी टू माइनस वी वन, उसको कितना एम्पलीफाई कर रहा है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू ए डी इंटू वी टू माइनस वी वन, तो ए डी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी टू माइनस वी वन, तो दैट इज ए डी। और ए सी एम क्या होगा? कॉमन मोड वोल्टेज गेन, ये वाली ए सी एम, तो ए डी ओवर ए सी एम, ठीक है। दिस इज सी एम आर आर। आइडियली ए सी एम ज़ीरो होनी चाहिए, तो सी एम आर आर क्या होगी? इनफाइनाइट। जो आइडियल ओप एम्प होगा उसकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली सी एम आर आर आपकी इनफाइनाइट नहीं होगी, हाँ मैक्सिमम होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, तो सी एम आर आर इज इक्वल टू ए डी ओवर वी ओ सी एम ओवर वी सी एम, तो वी सी एम ऊपर ले आए, ए डी वी सी एम ओवर वी ओ सी एम, तो वी ओ सी एम इज इक्वल टू ए डी वी सी एम ओवर सी एम आर आर, ये इसका फार्मूला है। ए डी इज़ द डिफरेंशियल गेन, वी सी एम इज़ द कॉमन वोल्टेज, और सी एम आर आर इज़ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, यानी वी नॉट सी एम उधर ले गए हम और सी एम आर आर जो है वो नीचे ले गए। अब ये गेन्स जो होती है ना अक्सर डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि गेन की जो क्वांटिटीज़ होती है ना ये बहुत बड़ी होती हैं। अब 1,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,000 के साथ, कितनी लंबी क्वांटिटी आएगी। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि इसको हम डीबी में ले जाते हैं, डेसिबल्स के अंदर ले जाते हैं। डेसिबल क्या होता है? लॉगरिदम होता है। अब ये जो होता है पावर का, जब हम डेसिबल लेते हैं तो वो होता है 10 लॉग ऑफ पावर रेशो, ठीक है। अगर वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है तो वो 20 लॉग हो जाता है, ठीक है। तो 20 लॉग, क्योंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में है तो इसलिए ये 20 लॉग इसका हमने लिया। ये हम डेसिबल के ऊपर भी एक लेक्चर कर लेंगे आगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से पहले, ताकि आपके जो डेसिबल्स हैं ये क्लियर हों कि ये डीबीज़ क्या होते हैं। इन्होंने काफ़ी तंग करना है आपको, तो आपके डीबीज़ जो है ना, डीबी होता है, एक होता है डी बी एम, डीबी डेसिबल्स, एक होता है डी बी एम। डी बी एम ये होता है कि जिसमें जो इनपुट पावर होती है ना वो आपकी मिली वॉट के अंदर होता है उसका रेफरेंस, तो वो 30 डीबी का फ़र्क होता है, यानी 1 डीबी इज़ इक्वल टू 30 डीबीएम, यानी एक डीबी के अंदर 30 डीबीएम होते हैं। तो डीबी और डीबीएम आपको जो है ना आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो सी एम आर आर डीबीज़ क्या हो गया? 20 लॉग ए डी ओवर ए सी एम। अच्छा, अब इसमें op amps with higher CMRR have better ability to reject common mode voltage such as 50 Hz induced noise voltages। ये क्वेश्चन आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। op amps with higher CMRR have better ability to reject common mode voltage such as 50 Hz induced noise voltages। अच्छा आगे चलते हैं, अब जो एक न्यूमेरिकल इसका करते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एग्जांपल, इन दिस सर्किट इफ आर वन इज़ 1 किलो ओम, ये आर वन है 1 किलो ओम है, आर टू कितनी है 10 किलो ओम, वी डी एस कितना है, वी डी एस जो है वो पीछे ये वाला वोल्टेज वगैरह डिफरेंशियल वोल्टेज सोर्स पे जो 5 मिली वोल्ट्स है 1 किलो हर्ट्ज़, यानी 1 किलो हर्ट्ज़ आपकी सोर्स पे जो वी डी एस है ना, वी डी मीन्स वी टू माइनस वी वन वाला जो वोल्टेज है वी डी एस वो कितना है 5 मिली वोल्ट, और वी नॉइज़ ये वाला जो वी नॉइज़ है ये कितना है 2 मिली वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ के ऊपर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये 2 मिली वोल्ट है। अब हमें आउटपुट के अंदर क्या करना होगा कि इसको कम से कम करना है और इसको बढ़ाना है 5 मिली वोल्ट को। तो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एट 1 किलो हर्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड 50 हर्ट नॉइज एट द आउटपुट, द ओप एम्प इज म्यू ए 741 विथ सी एम आर आर 90 dB, यानी ये इसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है वो 90 dB है। अब हम निकालते हैं पहला पार्ट, आउटपुट वोल्टेज कितने पे है आपका 1 किलो हर्ट्ज़, हमारी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो 1 किलो हर्ट्ज़ की है। तो वी नॉट इज़ इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी डी एस, ठीक है। आर टू ओवर आर वन, आर टू ओवर आर वन, ये किलो ओम से कट गया ना, और वी डी एस डिफरेंशियल वोल्टेज कितना है 5 मिली वोल्ट। तो ये बेसिकली हम निकाल रहे हैं, हमें वी डी एस जो है ना गिवन है, वी डी एस हमें गिवन है 5 मिली वोल्ट इनपुट है, आर टू ओवर आर वन इंटू वी नॉट, तो ये हमारे निकल आया जनाब 50 मिली वोल्ट, ठीक है। 50 मिली वोल्ट आपकी 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो आपकी जो आउटपुट है वो निकल आई वी नॉट। अच्छा, अब वी नॉइज़ अपीयर्स एज कॉमन मोड वोल्टेज, वी नॉट जो है वी नॉइज़ आपकी कॉमन मोड के तौर पे अपीयर हो रही है। तो अब इसमें देखें 20 लॉग सी एम आर आर इज इक्वल टू 90 dB आपको गिवन है, 90 dB आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या रखें 20 लॉग ऑफ सी एम आर आर। तो 20 लॉग करेंगे तो उससे 20 से पहले इसको डिवाइड कर लें। अब ये लॉग ऑफ सी एम आर आर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.5, तो सी एम आर आर इधर आ जाएगा और ये 10 की पावर बन जाएगा। ये लॉग 10 की पावर होता है ना, इसमें बेस 10 होता है, और एल एन जो होता है नेचुरल लॉग उसमें एक्सपोनेंशियल जो ई होता है, ई फैक्टर, वो आपका जो है ना वो ई वाला जो है ई कांस्टेंट वो उसमें होता है बेस। अच्छा, तो सी एम आर आर इज़ 31622, देखें काफ़ी ज़्यादा है 31,622, आइडियली इन्फिनिटी होनी चाहिए।
अब सी एम आर आर हमारे पास आ गया, हमारे पास से यहाँ से हमने निकाला वी नॉट निकाली है, यहाँ से हमारे पास वी नॉट कितना आना है। तो अब वी नॉट सी एम हम ज़रा निकालते हैं, जो कि क्या है ए डी बी सी एम और सी एम आर आर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ए डी कितना है, गेन, गेन जो है वो क्या है आर टू ओवर आर वन इंटू वी, आर वन ओवर आर टू इंटू वी, उसके बाद वी सी एम। अच्छा गेन, गेन जो है ना इसमें देखेंगे गेन है आउटपुट ओवर इनपुट, तो आर टू ओवर आर वन इनकी रेशो से ये गेन निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड वी सी एम ओवर सी एम आर आर, तो 10/1 इंटू वी सी एम कितना है 2 मिली, ठीक है, और आपका सी एम आर आर कितना है 31622। तो आपका जो वी नॉट सी एम होगा कॉमन मोड, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट सी एम, वो कितना आ रहा है 0.63 माइक्रो वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़, यानी वो 0.63 माइक्रो वोल्ट हो गया। यानी पहले वो कितना था 5, यहाँ पे सॉरी नॉइज़ कितना था 2 मिली वोल्ट का नॉइज़ था आपका, तो जो कि 2 मिली वोल्ट का नॉइज़ था, जो कि अब रिड्यूस होकर कितना रह गया 0.63 रह गया। और आइडियली क्या होना चाहिए, चूँकि ये इन्फिनिट था तो वी नॉट सी एम क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, लेकिन ये 0.63 माइक्रो वोल्ट हो गया। तो ये एक इसका एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको जो है वो एक डिफरेंशियल ओपन एक कॉमन मोड के अंदर जो ओपन शो करवाया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ना कि वी नॉट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी प्लस इंटू वी माइनस, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फार्मूला, किधर चला गया, हाँ ये वाला फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन वी टू माइनस वी वन। तो ये वी टू माइनस वी वन बेसिकली वी डी एस है, इसको नीचे ले आए तो ये गेन बन जाएगी। गेन क्या हो जाएगी आर टू ओवर आर वन, आर टू ओवर ये आर टू इसके बराबर है, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस शंट वाली के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसके अंदर आप देखें कि क्या हुआ, हमने पहले वी नॉट भी निकाला यहाँ से 50 मिली वोल्ट, हाँ ये देखें 5 मिली वोल्ट को वो 50 कर रहा है, 5 को 50 कर रहा है, ये देखें 5 को 50 कर रहा है, लेकिन जो वी ओ सी एम है उसको ये कम कर रहा है, वी 0.63 माइक्रो वोल्ट, इनपुट पे कितना है 2 मिली वोल्ट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉमन मोड ऑफ एन ऑप एम्प इन द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट जो है इसी को आगे लेके चल रहा है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एन इफेक्टिव सर्किट। Differential amplifier is an effective circuit in reducing noise problems since the 50 Hz output is much smaller than the input induced noise. The differential amplifier is particularly helpful in reducing the induced noise voltages when a small amplitude differential input signal is being amplified. यानी अगर आपके पास छोटा सा differential signal है जिसको आपने amplify करना है, तो आप क्या करो ओप एम्प को इस कॉमन मोड के अंदर यूज़ करें, जिसमें आप ये दो टर्मिनल को कॉमन करके ग्राउंड कर रहे हैं। तो इसमें जो अगर कोई नॉइज़ आता है तो वो क्या होगा डिफरेंशियल की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब डिफरेंशियल ओप एम्प की जो है फर्दर इसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है कि वी आउट इज इक्वल टू आर टू बर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन। अब इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई का वोल्टेज फैच करे, और आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी मिनिमम होनी चाहिए ताकि उसकी आउटपुट से जो सिग्नल निकले वो ड्रॉप्ड ना हो, यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप नहीं हमें चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। तो टू डिसएडवांटेजेस, ये बेसिक्स हैं आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की। एक इसी तरीके से आप इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे कि आपका एम मीटर सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर आपका जो है वो पैरेलल में आपने लगाना है, वो एक बेसिक बात है। वो इसी तरह से गिलवानोमीटर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें से आप रेजिस्टेंसेस उसमें ऐड करके उसको जो है एम मीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंस्ट्रूमेंटेशन की, ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा अगर इस पर वापस आते हैं तो वी आउट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन। टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहा है, ये भी हम ड्राइव भी आगे करेंगे कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बड़ी कम होती है। तो फिर इसका हल क्या होता है, बफर लगाए। देखें अब हमने कॉमन मोड पढ़ लिया है कि ये कॉमन मोड एम्पलीफायर है, यहीं से बनेगा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अभी हम क्या करेंगे, हम अब इससे अगली स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, हम कॉमन मोड से अब कहाँ जाएंगे, हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर तक पहुँचेंगे। वो विल लैंड टू द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। वो हम कैसे पहुँचेंगे, अभी हम वो रास्ता बनने वाला। इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन। अब गेन आप कैसे चेंज करेंगे, आपको रेजिस्टेंस की रेशो जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो द रेजिस्टेंस रेशोज मस्ट बी क्लोजली एंड हैव टू चेंज टू रेजिस्टेंस, आपको दो रेजिस्टेंस साथ साथ चेंज करने पड़ेंगे।
तो ये आपकी एक ड्रॉबैक है। अब हम होना ही चाहिए कि हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस से ही जो है वो सारी की सारी गेन चेंज करें, लेकिन इसमें अगेन आपको अगर जो है वो गेन चेंज करनी है, ठीक है, तो आपको इस रेशो को जो है बेसिकली करना पड़ेगा, यानी दो कपल्ड हैं आपस में रेजिस्टेंसेस। अच्छा, तो अब इसको हम देखते हैं ज़रा, ये क्या बात कर रहा था कि ये कह रहा था कि इनपुट रेजिस्टेंस इसकी कम होती है। कैसे कम होती है भाई, यहाँ पे तो इन्फिनिटी होती है, तो ये कम कैसे है? अब वो हम देखते हैं कैसे कह रहे हैं ये। अब ये देखें, ये डिफरेंशियल इनपुट है v इन टू माइनस वी इन वन, तो एक लूप लगा दें आप। लूप आपका क्या होगा कि इसमें v इन माइनस वी इन टू माइनस वी इन वन इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई, ये प्लस आई आर वन प्लस आई आर वन, दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो वो एक लूप लगा रहा है। जस्ट हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं ना। तो रेजिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करें और करंट मेजर करें और इनकी रेशो ले लें, ठीक है, तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो वही कर रहा है, वी इन टू माइनस वी इन वन इज इक्वल टू टू आई आर वन, और यहाँ पे फिर क्या करता है, वी इन टू माइनस वी इन वन डिवाइडेड बाय आई, यानी डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट, ठीक है, तो दैट विल बी टू आर वन, दैट विल बी टू आर वन, ठीक है। ऑल्सो ये देखा टू आर वन का मतलब क्या है कि ये आर वन प्लस आर वन, यानी ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है। अगर हम ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिंपल एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो आप करते होते हैं ना, ये उसमें एनालिसिस के अंदर, मैश एनालिसिस में आप ये करते होते थे, जहाँ पे आपका वो आ जाता है, एक एक एनालिसिस होता है जिसके अंदर आप, हाँ, आपके डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। लेकिन जब आपका डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है, फिर आपने क्या कैसे रेजिस्टेंस निकालनी होती है इक्विवेलेंट, तो फिर आप यही करते हैं कि आप उस पर एक एक्साइटिंग वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, और करंट मेजर कर लेते हैं और उनकी रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये सर्किट एनालिसिस में ये चीज़ की होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, ये होती है, करवाते हैं। तो v इन टू माइनस वी इन वन ओवर आई इक्वल टू टू आर वन, ठीक है, तो ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑल्सो बाई डेफिनेशन आर आई एन इज इक्वल टू वी इन टू माइनस वी इन वन ओवर आई, तो आर इन इज इक्वल टू टू आर वन, ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी कम है। आइडियल की तो इन्फिनिट होती है ना, ये डिफरेंशियल की ये बहुत कम है। फॉर अ लार्ज डिफरेंशियल गेन आर एफ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, आर वन एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट विथ स्मॉल आर वन द इनपुट इम्पिडेंस विल ऑल्सो बिकम स्मॉल, ठीक है ना, यानी आर एफ ओवर आर वन होता है ना, वी नॉट इज इक्वल टू आर एफ ओवर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन, तो आर एफ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आर वन कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर वन को कम करेंगे तो क्या होगा, आपकी इनपुट रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और अगर इनपुट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये एक ड्रॉबैक है आपके इंस्ट्रूमेंट का। तो फिर आप क्या करें, आप जो है यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे आइडियली आपको बफर लगाने चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो आप यहाँ भी बफर लगा दें, इधर भी बफर लगा दें, तो जितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्दर डिवाइस विच इज़ बीइंग कनेक्टेड। ये देखें वही कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक बफर लगा रहा है, माइनस को प्लस के साथ इसने कर दिया, ठीक है, और जो इनपुट थी E2 वो यहाँ दे दी, और इधर भी एक बफर लगा रहा है, देखें यहाँ पे इसने E1 दे दिया, E1 इधर दे दिया और E2 इधर दे दिया, नेगेटिव को इस तरह से कर दिया। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना, इधर इधर जो वोल्टेज होगा ये आपका आ जाएगा, इससे जो है वो ये बफर के तौर पे बफर आपने लगा दी ताकि यू विल ट्राई टू अटेन मैक्सिमम वोल्टेज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे E1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका E2 आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें E2, यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका E2। अच्छा, अब E2 आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा और E1 इधर आ जाएगा, और ये जो ये रेजिस्टेंस आपने लगा दी इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस पर अगर आप वी नॉट लें डिफरेंशियल वोल्टेज, तो वो क्या होगा E1 माइनस E2, सिंपल सॉरी ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप सिंपल लगा रहे हैं कि एक वोल्टेज इधर है E1 विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, और एक वोल्टेज ये है प्लस विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, इस नेगेटिव को आप ग्राउंड समझ लें, तो ये वाला वोल्टेज क्या होगा E1 माइनस E2, ठीक है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज एलिमिनेटेड, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था कि इनपुट रेजिस्टेंस कम थी। अब वो कैसे एलिमिनेट होगा, बाय बफरिंग और आइसोलेटिंग द इनपुट्स विद द वोल्टेज फॉलोअर्स और बफर एम्पलीफायर। तो बफर एम्पलीफायर लगा दिया आपने, बफर लगा दिया, उससे आपके जो वोल्टेज हैं पूरे पूरे आ गए आपके पास, इनपुट रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहा। द डिफरेंशियल आउटपुट इज डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एल। अब देखें, अब आगे इसके आगे यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इधर डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप यूज़ कर लें। तो बफर डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट, बफर्ड डिफरेंशियल इनपुट टू डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर, यानी यहाँ पे आप
जस्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, अब इसके केस के अंदर देखें क्या किया उसने, एक रेजिस्टेंस इधर लगाई है, फिर एक रेजिस्टेंस ए आर इधर ऐड किया है, फिर एक और रेजिस्टेंस आर यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब एडजस्टेबल गेन की पे ऊपर ऊपर आ रहा है, जो दूसरा डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि आपको दो रेजिस्टेंस छेड़नी पड़ेंगी अगर आपने गेन को एडजस्ट करना है। लेकिन आप देखें अब आपको क्या बेनिफिट होगा। ये रेजिस्टेंस क्या है, ए आर, ए आपका जो है ना मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ये अब हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो ए आर सेंटर वाली है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। और इसके आगे आपका डिफरेंशियल जो ओप एम्प वो इसके आगे लग जाएगा। अब द सेकंड डिसएडवांटेज, लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन, द प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड बाय एडिंग 3 मोर रेजिस्टेंस टू बफर्ड एम्पलीफायर। तो 3 रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे फर्दर ऐड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें आपका इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, ये आपका जो है E2 आ गया यहाँ पे और E1 इधर आ गया, और यहाँ पे एक वोल्टेज है और इधर एक वोल्टेज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे क्या था, आपने इसको बफर किया हुआ था। अब बफर की बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया, एक इधर रेजिस्टेंस लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस हमने इधर लगा दिया। अब उसका हम देखते हैं हमें क्या बेनिफिट होगा। तो ये देखें इधर रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। पहले क्या था, ये डायरेक्ट इधर जुड़ी हुई थी, अब इसमें रेजिस्टेंस आर आ गई, ए आर आ गई और आर आ गई। इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारी जो गेन होगी ना, गेन वो एडजस्टेबल हो जाएगी। कैसे होगी, इस ए से होगी, वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, E1, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज E1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 अगर यहाँ है तो इधर कितना आ जाएगा, E1, ठीक है। अब हम इस वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये वाला जो वोल्टेज है, ये थोड़ा सा, ये वाला जो वोल्टेज है, ये भी जो है आपका अब E2 नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज भी डिफरेंट हो जाएगा, ये भी। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या 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 डिफरेंस उसमें आएगा। अच्छा, इधर है E1, ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, E1, इस पॉइंट 1 पे क्या आ जाएगा, E1, और पॉइंट 2 पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, प्लस पे E2, तो माइनस पे E2 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, E2। अब यहाँ वोल्टेज है E2, इधर वोल्टेज है E1। हमने क्या करना है, हमने ये दो पॉइंट्स पे वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं, ये वाले। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैसे हमने करने हैं। अब देखें, अब ये है E1, ये है E2, और ये रेजिस्टेंस क्या है, AR। तो E1 माइनस E2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब हमने करंट निकालना है, वो क्या होता है, E1 माइनस E2 ओवर AR। ये देखें जो करंट होगा ना, जो यूं करंट जा रहा है वो है E1 माइनस E2 ओवर AR। अच्छा, अब ये करंट जो है ना, क्या ये करंट लेफ़्ट को जाएगा, नहीं, क्योंकि ओप एम्प के अंदर ना करंट जा सकता है ना आ सकता है। तो ये करंट वही बारों बार जाएगा, जो करंट इधर जा रहा है वही आगे जा रहा है। अब ये करंट आगे आ गया, ठीक है। अब ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, यानी V इज इक्वल टू आई आर करके। तो हम ये वाला वोल्टेज जब हम निकालेंगे, अब ये करंट जब इधर से गुजरेगा तो यहाँ प्लस होगा और इधर माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस। और ये E2 क्या है, प्लस, और इसका रेफरेंस क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी दो प्लस एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो जब दो प्लस एक दूसरे के सामने आते हैं ना वोल्टेज में, वो माइनस हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा कि E2 माइनस दिस मच वोल्टेज, ठीक है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल में होता है। तो E2 जो सप्लाई आप समझ लेंगे, ये सप्लाई माइनस आई आर, यानी E1 माइनस E2 ओवर ए आर मल्टीप्लाइड बाई आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 ओवर ए। तो E2 माइनस E1 माइनस E2 ओवर ए, ये वाला वोल्टेज आ जाएगा आपका E2 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने ये वाला निकाल लिया। अच्छा, अब हम ये वोल्टेज निकाल दें कि ये हमने कैसे निकालना है। अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये निकालना है अभी हमने, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो हमें ये वाला पता है E1, यानी प्लस माइनस, ये प्लस है E1 का, और रेजिस्टेंस क्या है, यूं जा रही है, इस रेजिस्टेंस से करंट यूं जा रहा है। तो इसका क्या है, ये आपका प्लस नीचे है, माइनस ऊपर है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ये साथ साथ आगे ये जमा हो जाएंगे। आपको पता है ना 1.5 प्लस 1.5, जैसे कि दोनों के अंदर आप अपोजिट पोलैरिटी में डालते हैं वोल्टेज तो खिलौना चलता है। अगर आप पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव E1, यानी E1 विद रिस्पेक्ट ये पॉजिटिव है, और जब करंट आपका यूं फ्लो करेगा तो ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। तो E1 प्लस दिस मच वोल्टेज, ये कितना है, आई इंटू आर, E1 माइनस E2 ओवर ए आर मल्टीप्लाइड बाई आर, जो कि क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 ओवर। तो E1 प्लस
ई वन माइनस ई टू ओवर ए आपका वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज आपका ये हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया दोनों साइडों का वोल्टेज। अब हमने क्या निकालना है, डिफरेंशियल वोल्टेज, ये वाला। तो वो कैसे निकालना है, दिस माइनस दिस, तो ई वन प्लस ई वन माइनस ई टू ओवर ए माइनस, ठीक है, ई टू, ये हो जाएगा प्लस ई वन माइनस ई टू ओवर ए। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलजेब्रा आपने अप्लाई करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा वी नॉट इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू इंटू वन प्लस टू ओवर ए। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो आउटपुट का निकल आएगा। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ई वन माइनस ई टू क्या है, जो देखें यहाँ पे आप अप्लाई करें, ई वन माइनस ई टू डिफरेंशियल वोल्टेज, कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही इसमें, और वन प्लस टू ओवर ए। अब ए क्या चीज़ है, ये गेन है, ए आपकी ये वाली है ए। तो ए जो है आपकी, अगर जो है ये आगे हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं उससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला अब आपको आना चाहिए, वी नॉट इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज इंटू वन प्लस टू ओवर है, ये गेन है अब आपकी वन प्लस टू ओवर है। टू चेंज द एम्पलीफायर गेन ओनली अ सिंगल रजिस्टर ए आर नाउ हैज़ टू बी एडजस्टेड। It can only drive floating loads. Floating loads are loads that have neither terminal connected to ground. To drive grounded loads, a basic differential amplifier circuits must be added. Resulting circuit configuration is an instrumentation amplifier. अच्छा, it is one of the most useful, precise and versatile amplifiers available today. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इसको बोलते हैं। यू विल फाइंड एट लीस्ट वन इन एवरी डेटा एक्विजिशन यूनिट। तो डेटा एक्विजिशन जो है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की और ऑटोमेशन की ये वन ऑफ द मेजर ब्रांच है, डेटा एक्विजिशन। ये आप जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, DCS, SCADA, PLCs, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेटा एक्विजिशन यूनिट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ 3 op amp एंड 7 रजिस्टर। ठीक है, ये आप देखते हैं 3 op amp और 7 रेजिस्टेंस। 3 op amp, 1 2 3, 3 op amp है, 3 op amp, और रेजिस्टेंस कितने आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 रजिस्टर्स है। ठीक है, ये वही डिफरेंशियल वाला, यहाँ पे जो डिफरेंशियल वोल्टेज था वो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। फार्मूला वही रहेगा जैसे हमने पहले निकाला, वी नॉट ओवर ई वन माइनस ई टू इक्वल टू वन प्लस टू ओवर ए। तो गेन इज सेट बाय वन रजिस्टर ए आर। Input resistance of both inputs is high. Input resistance does not change as the gain is varied. V naught does not depend on the voltage common to both E1 and E2, common only on their difference. तो ये सबसे जो ब्यूटीफुल एम्पलीफायर है, सबसे ज़बरदस्त एम्पलीफायर है, वो हमारा ये बन गया इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसको शक्ल को देख के आपने डरना नहीं है, इट्स वेरी इजी। ये डिफरेंशियल वाला लगा हुआ है और ये बफर लगे हुए हैं, और बफर के अंदर क्या है, ये रेजिस्टेंसेज ऐड हो गई हैं जस्ट, और ये ए आर है, इसको हमने निकालना है। ये अभी आता है आगे, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि जनाब, इफ़ ए आर इज़ रिमूव्ड इन फिगर सो दैट ए आर इज़ इन्फिनिटी, व्हाट इज़ द वोल्टेज गेन। ठीक है, अब कहता है कि ए आर हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं, यानी इसको इन्फिनिट कर दें, ओपन कर दें पाथ को। कहते हैं फिर निकालें कि वोल्टेज गेन क्या होगी यहाँ पे। तो ए अगर आप इन्फिनिट कर दें तो वोल्टेज गेन आपकी 1 हो जाएगी, सिंपल। यहाँ से देख के आपको पता लग रहा है फार्मूले से। तो इसमें आप देखें ए आर इन्फिनिट, तो ए इज इक्वल टू ए आर ओवर आर, इन्फिनिट ओवर आर इन्फिनिट, तो गेन क्या होगी 1 प्लस टू ओवर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टू ओवर इन्फिनिट 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये तो गेन 1 हो जाएगी सिंपल। इसकी जो आउटपुट होगी वो इनपुट के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें वो कहता है कि आर आपका 25 किलो ओम है और ए आर आपका 50 ओम है, 50 ओम। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, ये वोल्टेज गेन कहता है ये कैलकुलेट। तो इसमें पहले आप ए आर निकालें, वो भी देखते हैं। फाइंड वी नॉट फॉर ई वन दिस, ई वन कितना है, अब कहते हैं फाइंड वी नॉट फॉर ई वन 5.001 एंड ई टू 5.002। अब ये देखें कितना माइनर डिफरेंस है, इसको तो हम वैसे ही जब मेजरमेंट लैब में करते हैं इग्नोर कर देते हैं। 5.001 5.002, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो इतना मिली वोल्ट्स के अंदर जो सिग्नल होता है। ठीक, इसी तरह ई वन 5.001 और ई टू कितना 5.000 और ई वन कितना -1.001 और ई टू कितना -1.002। तो अब हम देखते हैं गेन पहले निकालते हैं। आर कितना है 25 किलो ओम, ए आर कितना है 50 ओम। तो ए कितना होगा, ए आर ओवर आर 50 ओवर 25 के, तो 1/500, ये आपका जो है ना ए आ गया। गेन क्या होगी 1 प्लस टू ओवर ए, तो 1 प्लस टू ओवर 1/500, तो जो कि कितना बन जाएगा 500 ऊपर आ जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1001। तो आपकी जो इस आई ए की जो आई ए मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की जो गेन होगी वो होगी 1001।
अच्छा, फिर अब गेन है 1001, अब हमने इससे डिफरेंशियल वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है। पहले एग्जांपल, ई वन इतना है, ई टू इतना है, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू गेन इंटू ई वन माइनस ई टू, 1001 गेन ई वन माइनस ई टू, तो ये आपका माइनस में आंसर आ रहा है। फिर आपका आता है वी नॉट इज इक्वल टू गेन इंटू ई वन माइनस ई टू, तो गेन 1001 इंटू 5.001 माइनस 5.000, तो ये आपका 1.001 आ गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाता है कि वी नॉट इज इक्वल टू गेन ई वन माइनस ई टू, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये जो है उससे डिफरेंस देखें ना, डिफरेंस कितना है, 0.001 को ये एम्पलीफाई करके 1 वोल्ट पे लेके जा रहा है, क्योंकि इसकी गेन कितनी है, 1001 इसकी गेन है। ठीक है, तो ये जनाब एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो हमने अभी देखा है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बर्स्ट एंड एम्पलीफायर्स। इसमें क्या है, ये बफर लगाए हुए हैं और उनके बाद हमने इनमें रेजिस्टेंसेज ऐड की थी। क्यों ऐड की थी, इसकी गेन को एडजस्टेबल बनाने के लिए बफर लगाए थे, ताकि इनपुट रेजिस्टेंस जो कि 2 आ रही थी वो बहुत कम थी, उसको उसको उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इनपुट लो इनपुट रेजिस्टेंस के, और फिर आगे ये डिफरेंशियल ऑप एम्प लगा दिया। तो इस तरह से जो है आज के लेक्चर जो है वो उसमें हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है वो उसको डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने जो एम्पलीफायर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है, उसमें उसको हमने जो है इस वीक में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे कि इन एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हुए हम लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर्स बनाएंगे। फिर फ़िल्टर्स में भी फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर होते हैं, सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर होते हैं, ठीक है, उन फ़िल्टर्स को हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसमें बटरवर्थ फ़िल्टर होता है, एक चेबीशेव फ़िल्टर होता है, ठीक है, उनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो फ़िल्टर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। और हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को थोड़ा सा टच करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए जो है इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।